और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। शुरुआत करते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सुल्तानपुर कैंडिडेट वरुण गांधी एक बार फिर से विवादों में गिर गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं के साथ बैठक में शोरगुल से नाराज वरुण महिलाओं पर भड़क गए और उन्हें पागल तक बता डाला। वरुण गांधी यहीं नहीं रुके। माइक पर बोलते समय सामने बैठी एक महिला का मासूम बच्चा रोने लगा तो वरुण ने उसे भी डपट दिया। वरुण ने महिलाओं के सेंस पर ही सवाल उठा दिए। क्यों लाते हो यार एक साल के बच्चों को मीटिंग में? क्या फायदा है इस चीज का? न्यूसेंस ही तो होता है। सहारनपुर से कांग्रेस कैंडिडेट इमरान मसूद पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जबरदस्त हमला बोला है। जयपुर में एक चुनावी रैली में मोदी पर दिए मसूद के बयान के जवाब में राजे ने कहा कि हम चुनाव बाद देखते हैं कि किसके टुकड़े होंगे। सहारनपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने यह कह दिया कि मोदी के टाइम टुकड़े टुकड़े करके रखेंगे। अब टुकड़े किसके होंगे वो तो इस चुनाव के बाद अपने को देखने को मिलेगा। वसुंधरा राजे के इस बयान पर इमरान मसूद ने कहा है कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां भेज रही है, लेकिन वो डर कर घर नहीं बैठने वाले। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब तय होगा ना। और जहां तक हमारे सवाल है, जिस तरह से मुझे धमकियां दी जा रही है, SMS मेरे पास इस तरह के आए, मुझे मेल इस तरह की आई कि जान से मार देंगे, तो मौत के खौफ में मैं घर नहीं बैठूंगा। मौत तो एक दिन तय है। और अगर मेरी मौत वसुंधरा जी के हाथों या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरी मौत लिखी गई है तो उसे कोई टाल नहीं सकता है, वो तो होगी। दरअसल सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी कर देने की धमकी दी थी, जिसके लिए उन्हें कुछ दिनों जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। बाद में जमानत पर इमरान मसूद को छोड़ दिया गया। चुनावी समर में नेताओं की बदजुबानी जारी है। ताजा मामला बीजेपी नेता अमित शाह का है, जिनके विवादित बयान पर बवाल मच गया है। शाह पर यूपी के बिजनौर में हुई एक रैली में समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप है। आरोप यह है कि अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान एक समुदाय पर हिंसा करने का आरोप लगाया और लोगों से इस अंदाज में सवाल पूछे जिससे लोगों की भावनाओं को बाद में उन्होंने भड़काने की कोशिश की। अमित शाह ने जो कुछ भी कहा, अब कांग्रेस उसके खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई। अमित शाह ने इस चुनाव को पश्चिमी यूपी के सम्मान से जोड़ा और कहा कि ये चुनाव अपमान का बदला लेने का चुनाव है। ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। अमित शाह ने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी। उन पर यूपी की अखिलेश सरकार को धमकी देने का आरोप भी लगा है। और मोदी जी प्रधानमंत्री बोलेंगे बनाओगे तो दूसरे ही समझना मुल्ला मुलायम की सरकार अपने आप गिर जाएगी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अमित शाह को दंगा प्रभावित जिलों में उनके नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए गिरफ्तार करने और उनके चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी गुजरात का 2002 का सांप्रदायिक खेल पूरे देश में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी और उसके पीएम कैंडिडेट मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की मांग की। अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार गिराना फासिस्ट विचारधारा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई बहुमत वाली सरकार को बस बर्खास्त करने का मतलब है या कहने का मतलब है कि इनका सोच बिल्कुल फांसीवादी है। अगर इनकी हैसियत है तो चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके दें। फतेहपुर सीकरी से आरएलडी उम्मीदवार अमर सिंह ने बीजेपी नेता हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। अमर सिंह ने कहा कि मैं उनके डांस को देखता आ रहा हूं और भी देखिए, लेकिन वोट मत दीजिए। हेमा जी को खूब ये देखने की चीज है। अमर सिंह के बयान के जवाब में मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कहा कि वो राजनीतिक मजबूरी के चलते ऐसा बोल रहे हैं। वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, अभी वो राजनीति में उनको ये सब करना पड़ता है, बड़ा दुख होता है मुझे। मैं और कुछ नहीं बोलना। मुरादाबाद में बीएसपी प्रत्याशी याकूब कुरैशी के समर्थकों ने नरेंद्र मोदी पर विवादित नारा लगाया। समर्थकों ने
चढ़ मोदी की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर का नारा दिया। महाराष्ट्र में अमरावती में योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एक बार फिर हमला बोला है। रामदेव ने सोनिया को लुटेरी बहू कहा। उन्नाव में बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो हम राम मंदिर बनवाएंगे। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी के भाई याहिया बुखारी ने सोनिया गांधी और शाही इमाम की गुप्त मुलाकात पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया है, फिर उसका समर्थन क्यों। याहिया ने हफ्ते भर में डील के खुलासे की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो ऐलान जामा मस्जिद के शाही इमाम साहब की तरफ से जो किया गया और उसकी सख्त अल्फाज में मैं मुखालफत करता हूं। शाही इमाम के भाई याहिया बुखारी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी ने मुसलमानों पर सामने से वार किया तो कांग्रेस ने पीठ के पीछे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सामने से वार किया है मुसलमानों पे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा पीछे से वार किया है मुसलमानों के ऊपर। याहिया बुखारी ने कपिल सिब्बल और इजराइल की पीएम की मुलाकात की फोटो दिखाते हुए कहा कि ये मुलाकात गुप्त रूप से क्यों हुई। उन्होंने कहा कि सिब्बल मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश के तहत इजराइल गए थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज गांधीनगर से लोकसभा के लिए अपना नामांकन दिया। नामांकन के दौरान आडवाणी के साथ बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। लालकृष्ण आडवाणी लगभग 8 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के मुताबिक आडवाणी के पास 2009 में 3 करोड़ 55 लाख की संपत्ति थी। इस हिसाब से उनकी संपत्ति दुगनी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी ने एक सभा के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। हालांकि आडवाणी ने कहा कि मोदी में पीएम बनने की योग्यता है, लेकिन उनकी तुलना वाजपेयी से नहीं हो सकती। अपने भाषणों में आडवाणी ने कहा कि चुनाव में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार तय है। उन्होंने कहा कि मुझे गांधीनगर से चुनाव लड़ने की खुशी है। आडवाणी के साथ सभा में मौजूद नरेंद्र मोदी ने लोगों से उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। नरेंद्र मोदी सुबह से ही आडवाणी के साथ नजर आए। मोदी पहले आडवाणी के साथ एक सभा में शामिल हुए, उसके बाद नामांकन करने के वक्त भी उनके साथ थे। लखनऊ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने नामांकन पर्चा भरा। राजनाथ सिंह इस बार गाजियाबाद सीट छोड़कर लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। हलफनामे के मुताबिक राजनाथ सिंह 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास कुल 2 करोड़ 51 लाख 71,850 रुपए की चल अचल संपत्ति है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को यहियागंज गुरुद्वारे में जाकर जीत के लिए मन्नत मांगी। लखनऊ में कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने नामांकन किया। उन्होंने कहा कि इस बार लखनऊ सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। गुजरात की वडोदरा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट मधुसूदन मिस्त्री ने पर्चा भरा। मिस्त्री गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व संचार मंत्री और 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी डीएमके कैंडिडेट दयानिधि मारन ने नामांकन दाखिल किया। डीएमके ने मारन को नीलगिरी सुरक्षित सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। अमृतसर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर दलजीत सिंह ने आज नामांकन किया। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के अरुण जेटली और कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह से। इंदौर में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट नेहा शर्मा ने अनोखे अंदाज में नामांकन किया। नेहा देवी दुर्गा रूप धारण करके एक बग्घी में सवार होकर पर्चा भरने पहुंची। मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से बॉलीवुड के टार्जन यानी कि हेमंत बिरजे भी चुनावी मैदान में कूद पड़े। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को वडोदरा लोकसभा सीट से हराने के लिए कांग्रेस कैंडिडेट मधुसूदन मिस्त्री ने प्रियंका वाड्रा का सहारा मांगा है। मिस्त्री ने प्रियंका से मोदी के खिलाफ प्रचार करने की अपील की है। सूत्रों की माने तो प्रियंका इसके लिए मान भी गई हैं और वो जल्द ही मधुसूदन मिस्त्री के लिए वडोदरा के लोगों से वोट मांगती हुई नजर आ सकती हैं। प्रियंका इन दिनों पर्दे के पीछे से राजनीति में सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस के वॉर रूम की कमान प्रियंका ने ही संभाल रखी है। ओडिशा के करियार में रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने विरोधियों पर जमकर बरसी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के कासरगोड में चुनावी रैली के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष समाज में गुस्सा बढ़ाने का काम कर रहा है। केरल के त्रिवेंद्रम पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को जिताने की अपील की। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ चुनाव प्रचार के लिए रांची पहुंचे।
रांची में ममता बनर्जी ने बीजेपी और उसके पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। ममता ने कहा कि बीजेपी देश को बांटती है और दंगे कराने वाला शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। दिल्ली में 10 अप्रैल को वोटिंग होनी है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस कैंडिडेट महाबल मिश्रा ने विकासपुरी इलाके में चुनाव प्रचार किया। भोजपुरी अभिनेता और गायक मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। गाजियाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार और फिल्म अभिनेता राज बब्बर की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के हिसार में रोड शो किया। केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से मुलाकात की और पार्टी के लिए वोट मांगे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने नोएडा में रोड शो किया। सिसोदिया ने गौतम बुद्ध नगर से आप कैंडिडेट केपी सिंह के लिए वोट मांगे। उत्तराखंड के टिहरी लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। आप कैंडिडेट अनूप नौटियाल के समर्थन में अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह ने सड़क पर उतरकर वोट मांगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से टीएमसी उम्मीदवार बाईचुंग भूटिया ने पदयात्रा निकालकर लोगों से वोट मांगे। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने लोकसभा चुनाव में भूटिया के समर्थन का ऐलान किया है। मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार नगमा के लिए पूर्व क्रिकेटर और सांसद अजहरुद्दीन ने प्रचार किया और वोट मांगे। इलाहाबाद के एक शख्स गोपाल मिश्र ने मोदी के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर की है। वो अब तक 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल से यात्रा करके मोदी का प्रचार कर चुके हैं। एक्ट्रेस और मॉडल मेघना पटेल पूरी तरह से मोदी के रंग में रंग गई हैं और नमो नमो जप रही हैं। मेघना एक वीडियो में वोट फॉर मोदी, वोट फॉर चेंज का नारा देते हुए मोदी के लिए वोट मांगती हुई नजर आ रही। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से महज 13 कदम दूर हैं। ये बात सामने आई है हंसा और सीएसडीएस के सर्वे में। सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए 259 का आंकड़ा छू सकती है, जो कि बहुमत से 13 सीट कम है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी का घोषणा पत्र 7 अप्रैल को आ सकता है, लेकिन आचार संहिता के चलते टीवी पर 12 अप्रैल से पहले नहीं दिखाया जा सकेगा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि घोषणा पत्र में देरी की वजह से उसमें किए गए कुछ बदलाव हैं। बीजेपी आलाकमान भले ही 7 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करने की बात कर रहा हो, लेकिन चंडीगढ़ बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान बीजेपी कैंडिडेट किरण खेर, प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन, पूर्व सांसद सतपाल जैन मौजूद थे। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में घोषणा पत्र जारी करने के दौरान पार्टी प्रमुख शरद यादव के साथ सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेता मौजूद रहे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साले साधु यादव अब बहन राबड़ी के खिलाफ सारण से चुनाव नहीं लड़ेंगे। साधु यादव ने सारण सीट छोड़कर महाराजगंज से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय आम पार्टी की मुखिया और अभिनेत्री राखी सावंत ने वाराणसी से केजरीवाल के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। राखी ने वाराणसी से केजरीवाल के खिलाफ आरपी सिंह को टिकट दिया है। यूपी के फतेहपुर सीकरी सीट से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी महावीर सोलंकी का टिकट काट दिया है। आरोप है कि उन्होंने खुद पर चल रहे आपराधिक मुकदमों की जानकारी पार्टी से छिपाई। आम आदमी पार्टी ने कौशाम्बी लोकसभा सीट पर नए उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। वकील स्वर्णलता सुमन इस सीट से आपके टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। बिहार के सासाराम में रेलवे मैदान पर 3 अप्रैल को हुई सोनिया गांधी और कुमार की रैली की शिकायत चुनाव आयोग में की गई है। भारतीय रेल दलित मजदूर एसोसिएशन ने केस दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि रैली के लिए सोनिया ने अपना रसूख दिखाकर रेलवे से जबरन जमीन ली। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी के ममेरे भाई और किसान नेता वीएम सिंह ने मेनका से सवाल पूछा है, उनके पास 37 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आखिरकार कहां से आई, जबकि मेनका ने सोनिया के पास 9 करोड़ की संपत्ति होने से सवाल डाले। चुनावी दौरे पर निकली बीजेपी नेता उमा भारती की अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें भोपाल लौटना पड़ा। उमा डॉक्टर्स की देखरेख में है। और अब सुपरफास्ट 100 में बाकी की खबरें। कानपुर में बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद बीजेपी के सभी पदाधिकारियों और विधायकों ने कार्यालय में पूजन हवन कराया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बना एक रेस्टोरेंट आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा है। कानपुर की अकबरपुर लोकसभा सीट में मौजूदा कांग्रेस सांसद और उम्मीदवार राजा रामपाल के विरोध में जनता ने पोस्टर लगाए। इलाहाबाद में किसान संघर्ष मजदूर मोर्चा के बैनर तले रिक्शे वालों ने रोड शो करके किसी भी नेता को वोट न देने का ऐलान किया है। यूपी के रायबरेली में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक कार से 11,60,000 रुपए बरामद किए। जयपुर में पुलिस ने एक लग्जरी कार से 25,54,000 रुपए बरामद किए। मुंबई में अमिताभ बच्चन ने कहा है कि वो विकास के आधार पर ही अपना वोट डालेंगे।
दिल्ली में नर्सरी एडमिशन का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी नर्सरी एडमिशन फौरन शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यौन शोषण मामले में आसाराम की तीसरी बार पेश की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। आसाराम को अस्पताल से वापस जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। इंडिया न्यूज ने स्टिंग में पहले ही साफ दिखाया था कि आसाराम बीमारी के नाम पर अस्पताल में मौज काट रहे हैं। मुंबई से सटे थाने में दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से रेप का मामला सामने आया। दिल्ली में 24 घंटे में रेप और छेड़छाड़ के 6 मामले सामने आए। दिल्ली में चौथा और पांचवा मामला कोटला मुबारकपुर का 25 साल के एक शख्स पर 2 बहनों के साथ छेड़छाड़ का मामला है। एमपी के ग्वालियर में एक नवविवाहिता के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में 29 मार्च को हुई एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा पुलिस ने ठगी करने वाले शातिर गिरोह पर शिकंजा कसते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में आईटीओ के पास एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। देर रात दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से महज 50 मीटर की दूरी पर नशे में धुत युवकों ने जमकर हंगामा किया। काले रंग की स्कॉर्पियो पर समाजवादी पार्टी का स्टिकर लगा हुआ था। मध्य प्रदेश के सतना में बदेरा थाने के अंदर अचानक से ब्लास्ट हो गया। कल मीरपुर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी का अनावरण किया। इससे पहले कल T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में भारत दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा। फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। उत्तर कोरिया का एक मालवाहक जहाज दक्षिण कोरिया के दक्षिणी तट के पास डूब जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। पाक पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर कहा है कि मोदी के बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्रीमिया के रूस में विलय के बाद वहां मौजूद सभी यूक्रेनी सैनिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। फिल्म अभिनेता अजय देवगन की आने वाली फिल्म सिंघम 2 की शूटिंग की कुछ तस्वीरें अब सामने आई। अभिनेत्री कटरीना कैफ की छोटी बहन इसाबेल कैफ की आने वाली फिल्म डॉक्टर कैबी का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म हीरोपंती का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म हीरोपंती 2 प्रेमियों की कहानी है जो अपने प्यार की खातिर पूरे समाज से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। फिल्म हीरोपंती का ट्रेलर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने मुंबई में लॉन्च किया। अपनी आने वाली फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स के प्रमोशन के लिए कपिल के शो में महानायक अमिताभ बच्चन भी पहुंचे। अमिताभ बच्चन और बोमन ईरानी अभिनीत फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स 11 अप्रैल को सिनेमाघरों के पर्दे पर उतरेगी। इस बीच फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स का नया गाना भी रिलीज किया गया। मौला नजर रखना साहिब नजर रखना।